नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की उस घोषणा का स्वागत किया है और बेंगलुरु जाने के लिए विपक्ष की जो एकता की बैठक वहां पे होने वाली है उसके लिए पार्टी की पीएसी ने हरी झंडी भी दे दी है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने इस बैठक में अपनी तरफ से जाने का जो फैसला है वो किया है और उस बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि कांग्रेस की जो घोषणा है उसका हम स्वागत करते हैं। इससे पहले कांग्रेस के महासचिव केशव वेणुगोपाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस केंद्र के अध्यादेश का समर्थन नहीं करेगी। आपको बता दें कि कल बेंगलुरु में विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें 24 विपक्षी दल शामिल होने वाले हैं। इससे पहले पटना में भी विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, 16 दल उसमें शामिल हुए थे। बैठक में जो पटना में हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी ने इस बात पर थोड़ी कांग्रेस से ठन गई थी कि पहले वो इस बात की हामी भरे कि वो इस ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे, जिस बात पर कांग्रेस ने कहा था कि सही वक्त आने पर वो इसका फैसला करेंगे। इसको लेकर संशय बना हुआ था कि क्या आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों की बैठक में जाएगी या नहीं। कल की बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसमें कई मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिसमें अब दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री भी जुड़ गए हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले किस तरीके से उतरा जाए इसकी रणनीति पर चर्चा होगी। तो आम आदमी पार्टी ने विपक्ष की इस बैठक में जाने के लिए अपनी जो हामी है वो जरूर भर दी है। इससे कितना बल मिलेगा विपक्ष को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जुड़ रहे हैं। राघव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने आज हरी झंडी दे दी, कल आप लोग बेंगलुरु में होंगे, कांग्रेस ने भी अब इसका समर्थन किया है। कितनी ताकत मिलेगी विपक्षी एकता को? यह एक बहुत बड़ी बाधा थी। देखिए, आज आम आदमी पार्टी की जो सर्वोच्च समिति है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसकी बैठक हुई। बैठक में हर पहलू पे चर्चा हुई, मंथन हुआ और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि सबसे पहले हमने कांग्रेस की इस बात का स्वागत किया कि जैसे तमाम राजनीतिक दलों ने राष्ट्र हित में, देश के हित में इस काले अध्यादेश के खिलाफ अपना जो मत था उसे उजागर किया, जनता के सामने रखा, वैसे ही कांग्रेस ने भी आज रखा। तो उनका इस बयान का, उनके इस पब्लिक स्टैंड का हमने स्वागत किया और दिल्ली की जनता की, 2 करोड़ जनता की ओर से मैं कांग्रेस को धन्यवाद भी कहता हूं। ये काला अध्यादेश, अंकित जी, मात्र दिल्ली के लिए नहीं है। ये काला अध्यादेश आज इस देश की हर गैर भाजपा सरकार को और हर गैर भाजपा पार्टी को सताना चाहिए। दिल्ली तो मात्र प्रयोग है। अगर दिल्ली में भाजपा सफल हो गई इस प्रयोग में, सरकार को ध्वस्त करने में, लोकतंत्र को दिल्ली में ध्वस्त करने में, तो फिर ये ऑर्डिनेंस के जरिए, इस प्रकार के शिगुफों के जरिए देश की हर गैर भाजपा सरकार को खत्म करने में लग जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब इस देश में सिर्फ एक प्रधानमंत्री और 31 राज्यपाल होंगे जो सरकार चलाएंगे। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ये काला अध्यादेश एक राष्ट्र विरोधी, एंटी नेशनल लेजिस्लेशन है। जो लोग इसका समर्थन करेंगे वो राष्ट्र विरोधी कहलाएंगे और जो लोग इस देश से प्रेम करते हैं, भारत माता से प्रेम करते हैं, वो इस अध्यादेश के विरुद्ध जाकर इस अध्यादेश को हराने में अपना योगदान देंगे। राघव जी, कांग्रेस पटना की मीटिंग में भी यही बात हुई थी। उसमें थोड़ा सा आपकी और कांग्रेस पार्टी के बीच में थोड़ी खींचतान भी हुई कि आपने तभी कहा था कि आप अध्यादेश के बारे में अपनी पोजीशन को क्लियर करें। कांग्रेस लगातार कहती रही है कि मॉनसून सेशन से पहले क्लियर करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा बेटर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है? कई लोगों को लगा कि ये आम आदमी पार्टी ब्लैकमेल कर रही है, एकता में आने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। ये कमाल का ब्लैकमेल है जो दिल्ली की जनता के लिए और देश में लोकतंत्र कायम रखने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी इस देश के कोने कोने में गए, हर राजनीतिक पार्टी का दरवाजा खटखटाया और तृणमूल कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक, आरजेडी से लेकर सपा तक,
एनसीपी से लेकर सीपीआई सीपीएम तक, डीएमके से लेकर बीआरएस तक, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना तक, तमाम पार्टियों से झारखंड मुक्ति मोर्चा तक, सबके दरवाजे खटखटाए, समर्थन मांगा। और समर्थन अपने लिए नहीं मांगा, कोई निजी फायदा अरविंद केजरीवाल जी को या आम आदमी पार्टी को नहीं होने जा रहा है। सिर्फ समर्थन इस चीज के लिए मांगा कि अगर देश में लोकतंत्र कायम रखना है, अगर देश में संविधान को बरकरार रखना है और देश के संघीय ढांचे की रक्षा करनी है, तो ये आपको और हमको मिलकर इस काले अध्यादेश को हराना होगा। नहीं तो जितनी भारत की तमाम स्टेट्स हैं इस देश के, जितनी भी सूबे हैं, उन सारे राज्यों में एक एक करके इस प्रकार से सरकारों को नपुंसक किया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या करी जाएगी और एक प्रकार से बीजेपी उन सरकारों को फिर चलाएगी। तो इस देश की ये अस्तित्व की लड़ाई है और इसमें आज कांग्रेस ने भी अपना मत साफ किया है। मैं उनकी इस जो उनकी अनाउंसमेंट है उसका स्वागत करता हूं। आपने कहा कि देश की कई सारी पार्टियां आपका इसमें साथ भी दे रही हैं। कुछ अहम पार्टी हैं जिनके शायद साथ आने से अगर देखा जाए तो वास्तविक तौर पर राज्यसभा में इसे हराने में शायद आम आदमी पार्टी को मदद मिले, जैसे कि बीजेडी, जैसे कि वाईएसआरसीपी। आपने कांग्रेस पर तो दबाव बनाया, क्या इन दोनों पार्टियों से भी आपने बात की, उनसे भी आपने कहा कि साथ दें आपका? मैं आज आपके चैनल के जरिए सिर्फ इन दोनों पार्टियों से क्यों, मैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी से भी, जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं, हर उस सांसद से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा अंकित जी कि आप लोग भी सब इस काले अध्यादेश को हराने में अपना योगदान दें। आपका नाम भी इतिहास के सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि आपने अपनी पार्टी ना देखी, आपने राष्ट्रहित देखते हुए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस काले अध्यादेश को हराया। मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तब युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में बीचों बीच शंखनाद होने से पहले युधिष्ठिर ने एक अपील करी और उन्होंने कहा कि अगर मेरी सेना में कोई ऐसा शख्स है जिसे लगता है कि सत्य मेरे साथ नहीं है, तो मेरा पक्ष छोड़कर, मेरी सेना छोड़कर कौरवों में शामिल हो सकता है। और मैं कौरवों की सेना में जितने भी योद्धा हैं उन सबसे भी यही कहता हूं, अगर आपको लगता है कि सत्य मेरे साथ है, कौरवों के साथ असत्य है, मेरे साथ सत्य है, तो आप कौरवों की सेना छोड़कर पांडवों की, मेरी सेना में शामिल हो जाइए। आपको याद होगा तब कौरवों का एक भाई अपनी कौरवों की सेना छोड़कर पांडवों में शामिल हुआ था और उसने पांडवों के साथ आकर युद्ध लड़ा था। महाभारत के पन्नों में ये दर्ज है, ये तो इट इज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री। मैं उसी लहजे में आज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद जिसे लगता है कि सत्य हमारे साथ है, अच्छाई हमारे साथ है, असत्य भाजपा के साथ है, तो इस अध्यादेश पर एक उसूलन फैसला लेते हुए आम आदमी पार्टी का साथ दे, इस लोकतंत्र का साथ दे और इस काले अध्यादेश को हराने में हमारी मदद करे। जब विपक्षी दल मिलेंगे, आप भी वहां पर होंगे, कल आप लोग भी जाएंगे, 2 दिन की आपकी बैठक भी है। 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी भी एक बड़ी मीटिंग है, वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ ऑपोजिशन की मीटिंग है जहां पर अभी एक बड़ा शुरुआती दौर पर ऑपोजिशन की सामंजस्य बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं एक तरफ एनडीए है जहां पर 30 दल साथ आने वाले हैं, लीडर उनका बिल्कुल तय है, उनका विजन क्लियर है। दोनों में आपको लगता है कि जो ग्रुपिंग जो है बन रहे हैं, जो घटक दल बन रहे हैं, एनडीए में ज्यादा मजबूती से इस वक्त आप लोगों के खिलाफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जब 1977 में माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार होती थी और उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार अपने लोकप्रियता कहिए हर प्रकार से चरम पर थी। बांग्लादेश लिबरेशन कराने के बाद 71 के बाद एक न्यू कांग्रेस का एक प्रकार से जन्म हुआ था और उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता अपने शिखर पर थी। उस दौरान भी 77 के दौर में तमाम विपक्षी दल एक हुए और जनसंघ का बैनर था जिसमें कम्युनिस्ट से लेकर सोशलिस्ट सब साथ आए और सबने मिलकर उस समय की कांग्रेस की, उस समय की सरकार के एक प्रत्याशी के सामने अपना एक विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी खड़ा किया था और करारी हार इंदिरा गांधी जी को देखनी पड़ी थी। उसी हिसाब से अगर इस प्रकार का कोई फॉर्मूला इत्याद होता है और तमाम राजनीतिक दल आकर बीजेपी के एक प्रत्याशी के सामने अपना एक प्रत्याशी खड़ा करते हैं, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। और हराया इसलिए जा सकता है क्योंकि आज देश का एक एक
शख्स महंगाई से, बेरोजगारी से निजात चाहता है, भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहता है। 10 साल की मार देख ली, 10 साल में इस देश में जी सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी का आलम देखा, असुरक्षा बढ़ी लोगों की, वित्तीय घाटे में देश चला गया। कहीं ना कहीं आज लोग बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं और बीजेपी को आप इतना मजबूत ना समझें। बीजेपी आज अपने 2014 और 2019 की भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले काफी कमजोर हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें अगर 2019 की, तो लगभग उनके 20 राज्यों में सरकार होती थी, आज मात्र 11-12 राज्यों में शायद एनडीए की सरकार है। उनका नेशनल फुटप्रिंट भी घटा है। बिल्कुल। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहूंगा कि जितने बड़े उनके सहयोगी दल थे, घटक दल थे, आज उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपना दामन छुड़ाकर एनडीए छोड़ना उन्हें मंजूर हुआ है। चाहे पंजाब का शिरोमणि अकाली दल हो या बिहार का जेडीयू हो, इन तमाम राजनीतिक दलों ने, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो, इन तमाम राजनीतिक दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। और इसी के साथ साथ अगर आप पिछले कुछ चुनाव ही देख लीजिए, पंजाब का चुनाव भाजपा हारी, हिमाचल प्रदेश का चुनाव भाजपा हारी, दिल्ली नगर निगम का चुनाव भाजपा हारी, कर्नाटका का चुनाव भाजपा हारी, और ये आने वाले 2023 के चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है। कुछ राज्य वो जीते भी, जो आपने इतने सारे नाम मुझे गिनवाए, जैसे गुजरात का चुनाव था और नॉर्थ ईस्ट में था। लेकिन राघव, अंत में मैं आपसे बस एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात की, क्या अब ये मान के चला जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब आप जब साथ में बैठेंगे तो कुछ समन्वय बनेगा एक दूसरे का, जो आपको हमेशा कांग्रेस हर राज्य में कहती है कि बीजेपी का समर्थन करने आ गए, उनकी टीम बी बन के आ गए, तो अब वो सारी चीजें हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जमीन पर भी दिखाई पड़ेगी? नहीं, देखिए, ये कल की बैठक में क्या होगा, उस बैठक से क्या निकलेगा, वो तो आज कहना बहुत गलत भी होगा और अनुचित भी होगा और बहुत जल्दी भी होगा। उस बैठक में क्या निकलेगा वो तो बैठक के बाद आपको तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बड़े नेता आपको बताएंगे कि उसमें क्या निकला। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अभी ऑर्डिनेंस पे, दिल्ली के काले अध्यादेश को लेकर एक सहमति बनी है। कांग्रेस ने इस देश के हित को शायद ध्यान में रखते हुए, देश में लोकतंत्र कायम रहे, संविधान कायम रहे, उसको ध्यान में रखते हुए इसके विरोध में अपना पक्ष दर्ज कराया है। उसका हम स्वागत करते हैं। आगे क्या होगा ये आगे देखेंगे। राघव चड्ढा, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण होगा कल की अब इस बैठक में आम आदमी पार्टी का शामिल होना 2024 के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा इस वक्त बात कर रहे थे। बस साफ साफ कह रहे हैं ऑर्डिनेंस पे तो बात बढ़िया है, लेकिन आगे क्या होगा ये अभी तय करना बाकी है। और शायद इसी में बीजेपी को कहीं उम्मीद भी जागी है कि इनमें पूरी तरीके से विपक्षी दलों में शायद पूरा समन्वय ना बैठ पाए। पर आने वाले पल कल को आने पे ही छोड़ देते हैं। छोटा सा एक ब्रेक इस वक्त लेकर वापस आते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर वापस आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार आज अपने चाचा शरद पवार से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात शरद पवार के यशवंतराव सेंटर में हुई। इस दौरान अजीत पवार गुट के सभी मंत्री भी शरद पवार से मिले। शरद पवार समर्थक नेता भी इस मुलाकात में शामिल थे। कल से महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अजीत पवार गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने मुलाकात के सियासी मायने नहीं लगाने चाहिए। हम लोग शरद पवार से आशीर्वाद लेने आए थे। हमने शरद पवार से आग्रह किया कि वो पार्टी को एक मत रखें।
आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे। तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं, तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। चलिए सीधे चलते हैं इस पे और जानकारी लेने के लिए, समझने के लिए कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं। हमारे साथ समर खड़गे साहब जुड़ रहे हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप महाराष्ट्र में, लगातार ये जो बातचीत चल रही है कि शरद पवार, लोगों को अभी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कि शरद पवार की इसमें भूमिका क्या है। जब इस तरह की मुलाकात होती है और वो कहते हैं हम आशीर्वाद लेने आए हैं, तो क्या इस बात को बल मिलता है कि शरद पवार का ही कुछ खेल है इसमें? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप जो बोल रहे हैं, इस तरह का कंफ्यूजन सारे मतलब जनता के बीच में तो है ही, लेकिन जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, नेता है, उन सभी लोगों में अक्रॉस द पार्टी एक कंफ्यूजन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की ये जो मुलाकात हुई है और ये जो सारे मंत्री उनका आशीर्वाद लेने गए थे, उसका मुख्य उद्देश्य भी वही था कि ये कंफ्यूजन बना रहे और बढ़ जाए, और इसीलिए ये मुलाकात ली गई है, ऐसा मुझे लगता है। खड़गे साहब, लेकिन क्या इससे जो एनसीपी के समर्थक लोग हैं, क्योंकि अभी उन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा कि भाई कुछ ये वापस साथ में आएंगे या नहीं आएंगे, तो खुल के वो सामने ना आए, तो क्या इसी वजह से अजीत पवार कैंप ये कर रहा है कि जो समर्थक जमीन पर हैं उनको अभी भी लगता रहे कि कहीं ना कहीं कि एक तरफ या दूसरी तरफ स्टैंड लेने का भी कोई फायदा नहीं है? नहीं, देखिए, इसमें कई चीजें हो सकती है। एक तो देखिए कि ये लड़ाई जो है, ये दोनों बाजू से कोई आसान लड़ाई नहीं है। मतलब शरद पवार साहब के लिए भी आसान नहीं है और अजीत पवार जी के लिए भी आसान लड़ाई नहीं है, क्योंकि शरद पवार इस व्यक्ति को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में है, पहले से था। और अजीत पवार एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और इतने साल वो मंत्री रहे, प्रशासन पे उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है, और एनसीपी की सारी चीजें, उनके जो सारे न्यूआंसेस है, जो इंट्रिकसीज है, वो अजीत पवार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो शरद पवार जी का गुट है, उनके लिए भी ये लड़ाई आसान नहीं होगी। ये सारा खेल जो हो रहा है बेसिकली, वो मतलब पूरी तरह से, मतलब जो अभी एमएलएस तो अजीत पवार जी के साथ में ज्यादातर आ ही गए हैं, लेकिन जो बचे कुचे हैं और ये जो केडर भी है, इसमें ये क्लियर कट मैसेज जाए कि मतलब एक तरह से शरद पवार जी की एक मुख्य सम्मति है इसको। शरद पवार जी जब तक कोई सीधे सीधे बात नहीं करते इस पे, तब तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा। अभी देखिए, कल ये अपोजिशन की जो मीटिंग है जी, उस मीटिंग के बारे में भी अभी महाराष्ट्र में काफी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या कल शरद पवार उस मीटिंग में शरीक हो गए या नहीं हो गए जी। तो ये सारा कंफ्यूजन इसकी वजह से बड़ा है। मैं इसीलिए अंत में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑपोजिशन की मीटिंग को लेकर भी, और महाराष्ट्र के खास तौर से बात करें तो जो महाविकास आघाड़ी है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस अभी संदेह के तौर पर देख रही होगी एनसीपी को, शरद पवार को? नहीं, केवल कांग्रेस ही संदेह की निगाह से नहीं देख रही है, शिवसेना भी देख रही है ना। पूरी पार्टी में टूट हो गई है, पूरी पार्टी डिफंक हो गई है, और ऐसे वक्त में शरद पवार जी अगर इनसे मिलते हैं, कुछ 2 दिन पहले भी अजीत पवार जी सिल्वर ओक पर गए थे, क्योंकि उनकी जो चाची है, शरद पवार जी की जो पत्नी है, उनका कोई एक माइनर ऑपरेशन हुआ था, उनको मिलने गए थे।
और ये तो पहले से वो दोनों बाजू से कहा जा रहा है कि हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन इंटैक्ट रहेगा। तो इससे कंफ्यूजन केडर में, रैंक एंड फाइल में जो कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये कंफ्यूजन बढ़ा रहे, इससे सबसे ज्यादा फायदा अजित पवार गुट को ही होने वाला। बिल्कुल। अब जैसे कल की जो मीटिंग है, कांग्रेस हमेशा संदेह की नजर से देखेगी, ऑब्वियस है, कांग्रेस देखेगी, शिवसेना देखेगी कि आपके इतने अच्छे रिलेशन है, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, सब हो रहा है। तो इसमें हालांकि जयंत पाटिल ने ये सारी बातें बाद में बता दी है, लेकिन उससे केवल उससे कोई हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें जो लोग देख रहे हैं, जिस तरह की खबर बाहर जा रही है, लोग उस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये बातें जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है उसके नुआंसेस को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। विचित्र है राजनीति, और इसमें इस तरह की चीजें अभी आपको और भी 24 से पहले दिखाई पड़ेंगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। इंसान की मेहनत और हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और अगर इस हिम्मत और मेहनत को सही दिशा मिल जाए तो इंसान पहाड़ भी तोड़ सकता है और नदी पर बांध भी बना सकता है। देखिए कैसे बाढ़ में एक बांध टूटा तो आम लोगों के नेतृत्व में किस तरीके से 5 दिनों में लोगों ने खुद ही टूटा बांध ठीक कर लिया। पंजाब के जालंधर के मांडला गांव से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जालंधर शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर मंडाला गांव में सतलुज नदी पर टूटे मिट्टी के बांध को दुरुस्त करने में जुटे लोग। ये कोई एक्सपर्ट नहीं बल्कि आम लोग हैं। हिमाचल और पंजाब में 9-10 जुलाई को भारी बरसात की वजह से सतलुज में बाढ़ आ गई थी, जिससे मंडाला गांव में बने मिट्टी के बांध में बड़ी दरार आ गई। कई गांव और खेत पूरी तरह से पानी में डूब गए। पानी अभी हालांकि उतर गया, लेकिन पूरी तरह नहीं उतरा है। आप देख सकते हैं, ये कैमरा पर्सन हमारे चिराग दिखा रहे हैं, देखिए कितना पानी है अभी भी। हालांकि इस तरह से जो पानी है जो अभी दिखाया जा रहा है, ये इस बांध को पार करके उधर जा रहा था। दूसरी बांध इसे बोलते हैं, वो टूट गया। वो टूटने की वजह से इस तरफ जा रहा था, जिसे जो हमारे राज्यसभा सदस्य है संत सीचेवाल जी, वो खुद उस बांध को जो है बड़ी लगन से जेसीबीज चला रहे हैं और उनके सेवादार साथ में लगे हैं, वो इस बांध को बना रहे हैं। जेसीबी मशीन चला रहे ये शख्स और कोई नहीं बल्कि पर्यावरणविद और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल हैं, जिनकी अगुवाई में आम लोगों ने 11 जुलाई से जेसीबी चलाने से लेकर मिट्टी की बोरी और लोहे की तारों से बांध की दरार भरने का अभियान चलाया। रोज 20 घंटे मेहनत की और 5 दिन में बांध की मरम्मत कर डाली। ये बांध आज 5वें दिन बंद हो गया पानी। देखो सभी रिलीज हो गए, जो इधर आ रहे फसलें दिखने लगी। पहला सबसे प्रायोरिटी हमारी थी कि जो लोग घरों में फंसे या जो नगर पानी के अंदर है, और उनकी बेड़ी के जरिए उनको रेस्क्यू किया जाए और उनकी बाद में हेल्प की जाए। बलबीर सिंह सीचेवाल पहले से ही नदियों और नहरों को बचाने के लिए काम करते रहे हैं। इस तरह की उनकी तस्वीरें लगभग हर साल पंजाब के किसी न किसी इलाके में देखी जाती हैं। मंडाला गांव में बांध की मरम्मत के दौरान संत सीचेवाल ने गांव वालों के लिए लंगर की भी व्यवस्था की और उनके पशुओं के लिए चारे की भी। ते प्रशासन ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਗਰੀਬ। ये लंगर बाबा चला रहे हैं, वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं। हम प्रशासन को कहना चाहेंगे कि गरीबों के बारे में थोड़ा सोचे, हमें भी कुछ खाना दे। प्रॉब्लम उधर तो वैसे इधर तो पानी हैगा, उधर पानी नहीं है, चारा नहीं है। इधर हमें आ रही ट्रॉलियों से चारा मिल जाता है अपने जानवरों के लिए, इसलिए हम इधर बैठे हैं। इसके साथ ही उधर लाइट भी नहीं है। आम लोगों ने 5 दिन में बांध ठीक करके एक मिसाल कायम की, लिहाजा ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा चर्चा में है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान से लेकर कई मंत्री, सांसद और विधायक यहां का दौरा कर चुके हैं। अब सतलुज नदी का पानी गांव और खेतों में जाने से रुकेगा तो खेतों और गांव में पानी उतरने के बाद
लोग आगे की सोचेंगे। जालंधर के मंडाला गांव से कैमरा पर्सन चिराग शर्मा के साथ अश्विनी मल्होत्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट आ रही है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में हालात खराब है। यमुना का जलस्तर अब 205.88 मीटर है, जो कुछ दिन पहले के अपने सबसे ऊंचे स्तर से करीब 2.5 मीटर कम है। दिल्ली के यमुना बाजार, राजघाट, ITO, लाल किले के आसपास के इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। दिल्ली में एनडीआरएफ की टीमें पिछले कई दिनों से 1500 लोगों से ज्यादा को राहत और बचाव के काम के बाद पानी वाले इलाकों से बाहर निकाल पाई हैं। साथ ही 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जिनके दस्तावेज पानी में खराब हो गए हैं, उनके लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे।